Question number 1. Which concept is identified by the accounting equation assets are equal to capital plus liabilities? ठीक है जी, इसका आंसर जो है जनाबे वाला वो होगा बी, डुअलिटी। और क्यों होगा? क्योंकि इस इक्वेशन में हम ये पढ़ रहे हैं कि जो भी बिज़नेस के एसेट्स हैं या तो वो आते हैं कैपिटल से या वो आते हैं लायबिलिटीज़ से। अगर लायबिलिटीज़ में चेंज आ जाए, लेट्स से लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली इसका एक और इम्पैक्ट आएगा, या तो एक और लायबिलिटी कम होगी या कोई एसेट इंक्रीज़ होगा। जो भी एक दफ़ा इक्वेशन आपकी बन गई है और इस इक्वेशन में कोई आप एक चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एक और इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लाजमी आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 5 इज इक्वल टू 3 + 2। अब अगर इस 2 में आप कोई चेंज कर रहे हैं तो इसकी वजह से लाजमी एक चेंज आपको कहीं ना कहीं और करनी पड़ेगी ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड रहे। ठीक है जी, तो इसका आंसर जनाबे वाला डुअलिटी होगा। अच्छा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स? अच्छा जी, चेंजेस चेंज इन इट्स कॉस्ट ऑफ रिपेयर। अच्छा, चेंज इन इट्स मार्केट वैल्यू, चेंज इन टेक्नोलॉजी। सर, मार्केट वैल्यू वाली चीज़ जो है हो सकती है। अच्छा, इसका आपके लेवल पे वो चीज़, क्योंकि आपको इतनी पढ़ाई भी नहीं डिटेल में, इसलिए आपके लिए इसका आंसर होगा चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या आप एसेट ए लिखा था ना, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन होगी ना इसकी वजह से डेप्रिसिएशन। वो ये पूछ रहे डेप्रिसिएशन होती क्यों है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एसेट की क्यों होती है? क्योंकि एसेट आपके पास रखा हुआ है, वक्त के साथ साथ बेहतर टेक्नोलॉजी आती रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि एसेट के बेशक आप यूज़ ना भी कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। अच्छा जी, तो इसका आंसर जनाबे वाला डी हो जाएगा, 3 ओनली। अगला, जून परचेज्ड न्यू मशीन डेप्रिशिएटेड 40% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, तो आफ्टर 2 years इट्स नेट बुक वैल्यू वाज 3600। तो ये जनाबे वाला ये जो मशीन थी, लेट्स से कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 40%, सॉरी एक्स थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू, राइट। एक्स में से पहली दफ़ा आप निकालेंगे 40%। ठीक है, या इस 40% को मैं 0.4x लिख देता हूँ। इस x का 0.4 आपने निकाल दिया, राइट। अब ये जो जवाब आया है ये उसकी नेट बुक वैल्यू हो गई। इस नेट बुक वैल्यू का दोबारा आपने 40% लेस किया, तो ये आपके पास 2 साल बाद उसकी नेट बुक वैल्यू आ गई। देखें, दोबारा देखें, छोटा सा एक चार्ट बना लेते हैं, उससे आसानी हो जाएगी। नेट बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, ये ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आ गई और यहाँ पे क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, जब एसेट आपने ख़रीदा ईयर 1, ठीक है, जब एसेट आपने ख़रीदा तो आपको नहीं पता कि इसकी प्राइस कितनी है, ये आपने निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस पे ये आपको पता है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू थी उसका 40% आपने लगाया, तो ये आपके पास एक नेट बुक वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन मार्क में से उस क्वेश्चन मार्क का 40% आपने लेस कर दिया, तो इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई, राइट। फिर आपने अगले साल ये वाली जो नेट बुक वैल्यू थी वो अगले साल की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू हो गई। दोबारा ये जो वैल्यू आ रही थी इसका 40% आपने लेस किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 3600। तो ये सवाल मैंने अभी आपको सिर्फ समझाया कि ये हुआ क्या। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालता हूँ जो यहाँ पे है, कि ईयर 2 की जो वैल्यू थी उसमें से 40% निकाल दिया, 40% ऑफ ईयर 2, तो ये आ गया 3600, राइट। y2 में से 40% निकालें तो इसका मतलब है ये 60% है y2 का, जो ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, ये 3600 है, ये ओरिजिनल वैल्यू का 60% है।
तो 0.6 y2 इज इक्वल टू 3600 और y2 को अगर 3600 से डिवाइड कर दें तो सॉरी 3600 को अगर 0.6 से डिवाइड कर दें क्या आता है? छः हज़ार। तो इस साल के शुरू में जनाबे वाला वैल्यू जो एसेट की है वो 6000 थी। इस 6000 का 40% 2400 आपने लेस कर दिया, तो साल के आखिर में क्लोजिंग वैल्यू आ गई 3600। अच्छा, जो इस साल की ओपनिंग वैल्यू थी वो आखिरी साल की क्लोजिंग वैल्यू होगी 6000। ठीक है, ये ईयर 1 के स्टार्ट में जो वैल्यू थी उसका 40% निकाल के ये 6000 बनी है। ठीक है जी, तो ईयर 1 के स्टार्ट में जो वैल्यू थी उसका 60% 6000 है, राइट, क्योंकि 40% लेस कर दिए, 60% 6000 है। तो ईयर 1 के स्टार्ट में जो वैल्यू थी वो होगी 6000 डिवाइडेड बाय 60% या 6000 डिवाइडेड बाय 0.6, 10,000। तो ये जनाबे वाला आपकी मशीन की वैल्यू थी जब आपने वो परचेज की। 0.4 तो डेप्रिसिएशन है ना। दोबारा मैं समझा देता हूँ एक दफ़ा, इसको थोड़ा रुकें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सवाल आपका बार बार आता है। अच्छा जी, ये देखें, वो ये कह रहा है कि आपका ओपनिंग वैल्यू थी, उस ओपनिंग वैल्यू का आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं 40% और फिर आपके पास क्लोजिंग वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू मुझे नहीं पता, इस पे 40% डेप्रिसिएशन कितनी लगी पहले साल मुझे नहीं पता, पहले साल के आखिर में क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी मुझे नहीं पता। जो पहले साल की क्लोजिंग वैल्यू है ये दूसरे साल की ओपनिंग वैल्यू होगी, उस पर दोबारा उसका 40% लगा होगा और यहाँ पे जो आखिर में दूसरे साल के बाद क्लोजिंग वैल्यू बच रही है वो 3600 है। ठीक है, ये यहाँ पे जहाँ मैं स्टेरिक बना रहा हूँ जो वैल्यू थी एसेट की उसका 40% निकाल दिया तो 3600 बची है। मतलब ये 3600 जो है ओपनिंग वैल्यू का 60% है, राइट। तो ये जो स्टेरिक है इसको अगर मैं 60% से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3600 के बराबर है। ठीक है, तो स्टेरिक की वैल्यू कैसे निकलेगी? 3600 डिवाइडेड बाय 60%। ठीक है, कितनी आ रही है वैल्यू? 6000। ठीक है जी, तो ये आ गई 6000 और ये जो इस साल की ओपनिंग वैल्यू है ये पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू थी 6000, ये आ गई। अब दोबारा हम वही करेंगे कि ये जो स्टेरिक है इसका 40% लेस हुआ। अब स्टेरिक जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं रेड वाला, ये जो रेड स्टेरिक है इसका 40% लेस हुआ है इसमें से, तो 6000 बचा है। इसका मतलब है स्टेरिक का 60% जो है वो 6000 है, राइट। तो स्टेरिक इंटू 60% इज इक्वल टू 6000 और 6000 डिवाइडेड बाय 60%, ये रेड स्टेरिक की वैल्यू आ जाएगी जो कि 10,000 है। ठीक है जी, अच्छा आगे चलें। अगला सवाल, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मोटर व्हीकल्स ऑफ अ बिजनेस। 1 जनवरी को उनकी नेटबुक वैल्यू थी 398,000, ये ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है। और जनाबे वाला 31 दिसंबर को नेटबुक वैल्यू जो है वो 480,000 है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या है, वो पूछ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है साल का। चलें, इसके लिए एसेट की नेटबुक वैल्यू का एक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू का। अच्छा, नेटबुक वैल्यू का अकाउंट किस तरह बनेगा? ओपनिंग वैल्यू आपके पास थी 398,000, एग्री कर रहे हैं।
398,000। अच्छा जनाबे वाला, फिर आपके पास क्लोजिंग वैल्यू थी 480,000। ठीक है। अच्छा फिर जनाबे वाला आपके पास क्या हुआ है, आपके पास हुआ ये है कि आपने एक नया व्हीकल ख़रीदा 1,95,000 का। तो ये 195,000 जो है ये न्यू व्हीकल है, कैश या बैंक के अगेंस्ट आया होगा, ये जो भी, ये न्यू व्हीकल है। अच्छा, और एक व्हीकल आपने बेचा है, ये व्हीकल जो है असल में 80,000 का था। ठीक है। और आपने जब 24,000 का बेचा तो आपको 2,000 का मुनाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, कोई चीज़ आप 24,000 की बेचें और आपको 2,000 का मुनाफा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपके पास 22,000 की थी। ठीक है। तो क्योंकि हम ये नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जो डिस्पोजल इसका लिखेंगे वो 22,000 का लिखेंगे। ठीक है सर। तो अब पोजीशन मेरी क्या बनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि 398 के ओपनिंग एसेट थे, 195 के नए खरीद लिए, 22,000 की वैल्यू वाला एसेट बेच दिया, और डेप्रिसिएशन भी मैं लेस करूँगा। डेप्रिसिएशन जहाँ जिस साइड पे नई चीज़ें आ रही हैं तो उससे दूसरी साइड पे आएगी, राइट। और डेप्रिसिएशन मैं लेस करूँगा तो ये मेरा 480,000 का बन जाएगा। इसको इस तरह भी देख लें, अगर आपको टी अकाउंट की फॉर्म में समझ नहीं आ रही, मैं इसकी एक स्टेटमेंट बनाता हूँ। देखें, आपके पास ओपनिंग वैल्यू थी, ओपनिंग एनबीवी थी एसेट्स की। ठीक है। इस ओपनिंग एनबीवी में आप ऐड कर देंगे जो आपने नए एसेट्स खरीदे उनकी नेट बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडिशन। ठीक है। फिर उसमें से आप लेस कर देंगे जो आपने डिस्पोज किए हैं उनकी नेट बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। ठीक है। और उसमें से आप फिर डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे, क्योंकि जो एसेट्स रखे हुए हैं उनकी डेप्रिसिएशन होगी लेस। तो अब आपके पास क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ओपनिंग वैल्यू कितनी दी थी आपके पास, 398,000। इसमें ऐड हो जाएगी जो नए आपके पास आए हैं 195,000। जो बेचे हैं उनकी नेटबुक वैल्यू दी भी नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। हमने 24,000 का बेचा था जिसमें 2,000 मुनाफा है, तो इसका मतलब उस चीज़ की कीमत जो है वो 22,000 थी। ठीक है। इसमें ये ऐड किए, ये लेस किए, ये एक ही साल का बन रहा है। 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक की बात हो रही है। वो ख़रीदा जब भी था, अब हम स्टेटमेंट क्योंकि नेटबुक वैल्यू की बना रहे हैं, तो इस वजह से सिर्फ नेटबुक वैल्यू देखेंगे। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी उसको भी हम छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, अच्छा तो जनाबे वाला, अब जो है मेरे पास क्लोजिंग कितनी बन रही है, क्लोजिंग बन रही है 480,000। तो इसमें से डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या है, अब चाहें तो टी अकाउंट की फॉर्म में कर लें, चाहें तो इस तरह कर लें। टी अकाउंट की फॉर्म में आपका ये बनेगा, इसका सम बन रहा है 398 प्लस 195, 593,000। यही आपका यहाँ पे आ जाएगा 593,000। 593 में से 480 और 220 निकाल दें। 480 और 22 निकाल दें, ये 91,000। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि डेप्रिसिएशन में आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं। दोबारा देखें, पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि नेट बुक वैल्यू
पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि नेट बुक वैल्यू की जब हम बात करते हैं, नेट बुक वैल्यू क्या होता है? नेट बुक वैल्यू होता है कि एसेट की कॉस्ट थी, उसमें आज तक जितनी भी डेप्रिसिएशन शामिल हुई है वो लेस मैं कर दूं तो ये उस एसेट की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? तो अगर मेरे पास ओपनिंग एसेट्स की नेट बुक वैल्यू दी हुई है 398,000 और क्लोजिंग की दी हुई है 480,000, ये नेट बुक वैल्यूज दी हुई हैं, कॉस्ट नहीं दी हुई, नेट बुक वैल्यू दी हुई है। तो मैं कह रहा हूँ ओपनिंग में मेरे पास एसेट्स पड़े थे 398,000 के, यहाँ से मैं 480,000 तक कैसे पहुँचूँ जो मेरे क्लोजिंग एसेट्स हैं। ठीक है जी, ये मैं इस तरह से पहुँचूँगा। एक तो जनाबे वाला जो मैंने नए एसेट ख़रीदे हैं उनको मैं ऐड कर लूँगा जितने के वो ख़रीदे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जनाबे वाला जो मैंने बेचे हैं, जो मैंने डिस्पोज किए हैं, उनकी नेट बुक वैल्यू में लेस करूँगा क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं नेट बुक वैल्यू की बना रहा हूँ। तो जो एसेट्स मैंने बेचे हैं इसमें से उनकी नेट बुक वैल्यू निकालूँगा। ठीक है जी, वो नेट बुक वैल्यू कितनी है? 22,000। कैसे पता चला 22,000 है? क्योंकि 24,000 का बेचा है और 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब ये 24,000 में से अगर ये प्रॉफिट निकाल दूँ तो बाकी उसकी नेट बुक वैल्यू थी। तो ये 22,000 का मैंने माइनस किया है और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू के लिए आने का क्या करना पड़ेगा? इस साल की डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये एक्स है, ये कितनी है ये मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं करूँगा, ये जो डिस्पोजल की वैल्यू लेस हो रही थी ये इक्वेशन के दूसरी तरफ आके ऐड हो जाएगी। ठीक है, जो एडिशन की वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही थी ये दूसरी तरफ इक्वेशन के आके लेस हो जाएगी और ओपनिंग की वैल्यू जो यहाँ ऐड हो रही थी वो दूसरी तरफ आके लेस हो जाएगी। तो इन शॉर्ट ये आपका बन जाएगा 480,000 प्लस 22,000 माइनस 195 माइनस 398। ठीक है जी, ये आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ये आंसर आपका नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये लेस हो रहा है उधर। या इसको दूसरे तरीके से अगर पॉजिटिव वैल्यू ही आपको आंसर में चाहिए उसके लिए आप ये कर लें कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन को यहाँ ले आएँ, ये यहाँ आके इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और जो क्लोजिंग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है इसको अगर मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आऊँ तो ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग 398 प्लस 195 माइनस 22 माइनस 480, 398 प्लस 195 माइनस 22 माइनस 480, कितना आंसर आ रहा है? 91,000। ठीक है, ये आपको क्लास के बाद दोबारा देखना पड़ेगा ताकि आपको सही से समझ आए कि इस सवाल में हमने क्या किया है। अगले सवाल पे हैं। A bookkeeper compared the business bank statement with the cash book. He then updated the cash book and finally prepared a bank reconciliation statement. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई है उसने? अच्छा, टू एंश्योर ट्रांजैक्शंस नो ट्रांजैक्शंस हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि कोई ट्रांजैक्शंस कैश बुक से ओमिट ना हो उसके लिए हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं और उससे कैश बुक को अपडेट कर देते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इस काम के लिए नहीं बनाते। ठीक है, टू एस्टेब्लिश द वैल्यू ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये भी आपको बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के डिफरेंस से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने चेक्स जो हैं वो आपके अनप्रेजेंटेड हैं।
टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, इसके लिए बनाते हैं सर। एंड दिस इज हाफ द स्टेटमेंट, एक तो अनप्रेजेंटेड चेक्स का, दूसरा अनक्रेडिटेड चेक्स जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं वो भी आपने देखने होते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। एरर्स कोई हों वो भी आइडेंटिफाई होते हैं, कोई बैंक चार्जेस वगैरह हों वो भी आइडेंटिफाई होते हैं। तो टोटल जितने भी डिफरेंस आपका कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है सारे को टैली करने के लिए आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इस वजह से सी आंसर होगा इसका। On 31 December 2018, a business had following balances: sales ledger और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फर्क पता है दोनों का आपको क्या होता है? सेल्स लेजर होता है आपका वो रजिस्टर जिसमें आपने सारे अपने डेटर्स के टी अकाउंट्स लिखे हुए थे। ठीक है जी, ये आपके डेटर्स के इंडिविजुअल टी अकाउंट्स जो हैं वो आपने सारे इस किताब में लिखे हुए थे, उनको आपने ऐड किया तो बने आपके 12,800। ठीक है, फिर आपने अलग से एक टोटल डेटर्स का अकाउंट बनाया कि मैंने इतने की चीज़ें ख़रीदी हैं, इतने मेरे ओपनिंग रिसीवेबल थे, इतने मैंने पैसे दिए हैं, इतने मैंने डिस्काउंट दिए हैं और इतने लोगों का हिसाब मैंने बराबर किया, तो क्लोजिंग डेटर्स मेरे इतने हैं। वो आप टोटल से जब करते हैं तो वो आपके बन रहे हैं 15,200, तो फ़र्क आ गया। ठीक है, आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जब आप टोटल हर चीज़ के ले रहे हैं कि टोटल इतनी सेल्स की है, टोटल इतनी पेमेंट मिली है, टोटल इतनी गुड्स वापस आई हैं, उन सब चीज़ों के जब टोटल आप लेके कर रहे हैं तो आपके पास बन रहा है 15,200। और जो इंडिविजुअल बंदों के टी अकाउंट्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं तो आपके पास बन रहे हैं 12,800। तो पहले तो ये देखते हैं कि फ़र्क कितने का आ रहा है। 15,200 माइनस 12,800, तो ये जनाब वाला 2,400 का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये फ़र्क क्यों आएगा। A credit balance of 1200 was brought forward as a debit balance in sales ledger control account। ठीक है सर, एक क्रेडिट बैलेंस था आपका। देखें, जब भी आपके डेबिट क्रेडिट होते हैं ना, लेट्स से ट्रायल बैलेंस की एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझना आसान है। मिसाल के तौर पे मैंने डेटर्स का बैलेंस लिखना था 1200 का डेबिट के कॉलम में। ठीक है, डेबिट के कॉलम में मैंने लिखना था 1200 का बैलेंस। अगर मैं ये बैलेंस ना लिखूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस कितने से डिस्टर्ब होगा? 1200 से। डेबिट साइड जो है, मेरे डेबिट साइड पे तीन थे, सॉरी मेरे टोटल ट्रायल बैलेंस में लेट्स से तीन अमाउंट्स हैं। डेटर्स है, कैश है और कैपिटल है। ठीक है जी, कैपिटल है मेरा 50,000, कैश है मेरा 40,000, डेटर है मेरा 10,000। तो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट, आपको याद है ट्रायल बैलेंस होता क्या? ट्रायल बैलेंस आपको याद है क्या होता है? क्या होता है ट्रायल बैलेंस? हाँ जी, टी अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस जो आप लेके जा रहे होते हैं, तो उसमें आपका एक डेबिट कॉलम आ गया, एक क्रेडिट कॉलम हो गया। अच्छा, अब जनाबे वाला एक बात मुझे बताएं, अगर ये डेटर्स का जो 10 का बैलेंस है ये मैं ना लिखूं, लिखना भूल जाऊं, तो ट्रायल बैलेंस कितने से ख़राब होगा? कितने से डिफरेंस इसका आएगा? वही 10 से, जितने से वो अमाउंट मिस की है। अगर वो अमाउंट डेबिट में लिखने की बजाय क्रेडिट में लिख दूं, 10 जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूं, तो अब मेरा बैलेंस जो है वो 20 से होगा। तो इससे पता ये चला, एक अमाउंट अगर लिखने से रह जाए कभी भी डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, किसी भी साइड पे, तो उस अमाउंट से डिफरेंस आ जाता है। और अब वो अमाउंट एक जगह की बजाय अगर मैं दूसरी जगह लिख दूं, डेबिट की बजाय क्रेडिट या क्रेडिट की बजाय डेबिट में लिख दूं, तो डबल का एरर आएगा। ठीक है, तो ये जो पहला अमाउंट है ये यही बता रहा है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1200 था और वो आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जब बना रहे थे उसमें आप वो 1200 से क्रेडिट लाने की बजाय आप 1200 से डेबिट का ले आए हैं। ठीक है, तो आपकी डेबिट साइड ज्यादा होगी।
जी, तो इस वजह से सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है इसका बैलेंस 2400 ज़्यादा आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड पे आप ज़्यादा अमाउंट ले आए हैं। एक क्रेडिट साइड की अमाउंट मिस किया जो 1200 लिखनी चाहिए थी, उस वजह से 1200 का डिफरेंस आया, और एक डेबिट साइड पर गलत अमाउंट आपने लिख दी है, उस वजह से 1200 से और ज़्यादा बढ़ गया, तो 2400 का टोटल डिफरेंस आ गया। इस वजह से इसका आंसर जो है ए होगा। अच्छा, बाकी देख लेते हैं कि क्यों है, क्यों नहीं होंगे आंसर, वो भी हमें पता चल जाए। एन इररिकवरेबल डेट ऑफ 2400 वाज ओमिटेड इन दी सेल्स लेजर। अगर ये हुआ होता ना, अगर ये मैंने ओमिट किया होता ये 2400 का, तो सेल्स लेजर का बैलेंस जो है वो 2400 ज़्यादा आ रहा होता सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से। अगर ये मैंने बी वाला एरर किया होता ना, कि मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने, मुझे पता है कि उसने मुझे पैसे नहीं देने, वो पैसे मैंने उसके टी अकाउंट में नहीं लिखे। अगर उसके टी अकाउंट में नहीं लिखूंगा तो फिर सेल्स लेजर का बैलेंस ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि टी अकाउंट तो सेल्स लेजर में आ रहे हैं, बल्कि सेल्स लेजर का यहाँ पे कम आ रहा है, तो इस वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा जी, इसी तरह परचेज रिटर्न्स डेबिट साइड ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसकी वजह से पहली बात तो ये कि ये परचेज रिटर्न्स जो हैं ये सेल लेजर में आने नहीं चाहिए, क्योंकि परचेज रिटर्न तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएंगे ना। जो डेटर्स हैं इनसे तो सेल्स और सेल्स रिटर्न आप देख रहे होते हैं, एक बात। लेकिन चलें, ये अमाउंट आप लिख भी दें डेबिट साइड में सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की, तो उससे 1200 का डिफरेंस आएगा, 2400 का नहीं आएगा। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा आएगा क्योंकि एक गलत अमाउंट आपने डेबिट साइड पे लिख दी है, लेकिन 2400 का डिफरेंस नहीं आएगा, 1200 का डिफरेंस आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह एक बंदे के अकाउंट में आपने सेल्स रिटर्न जो है वो 2 दफ़ा लिख दी है 1200 से, टॉइस इन ए कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट एंड सेल्स लेजर। ठीक है, अगेन एक दफ़ा तो 1200 से आपने कम करनी ही थी ना, उसने 1200 की चीज़ें आपको किसी बंदे, ये कह रहा है कि एक बंदे ने आपको 1200 की चीज़ें वापस की, ठीक है। आपने उसके अकाउंट में एक दफ़ा लिखने की बजाय 2 दफ़ा लिख दी एंट्री कि इसने मुझे 1200 की चीज़ें वापस की हैं। फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो एक दफ़ा तो सही लिखी ना, दूसरी दफ़ा गलत लिखी, तो दूसरी दफ़ा जब गलत लिखी तो उससे सिर्फ 1200 का डिफरेंस आएगा। पहली दफ़ा तो सही नोट की थी, दूसरी दफ़ा जब आपने आपको, हाँ, हाँ, 1200 क्रेडिट साइड पे ज़्यादा लिख दिया, तो जो एरर आएगा इससे वो 1200 का आएगा, 2400 का नहीं आएगा, जबकि हमारा एरर 2400 का आया हुआ है, तो इस वजह से डी भी आंसर नहीं है इसका। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1 जनवरी को 1580 का था, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल एट, अच्छा ये देख लें, ये ओपनिंग बैलेंस है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अकाउंटिंग में, ये ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 1580। फिर जनाबे वाला क्या हो रहा है, जब आपका साल ख़त्म हुआ है 31 दिसंबर 2018, उस वक्त आपके ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स जो हैं वो 44,750 44,750 के थे। इसमें एक ऐसे बंदे का भी रिसीवेबल शामिल है जिसने 12,500 देने, और हमें पता है ये बंदा अब हमें पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो प्रोविजन जो है वो आपने 5% पे मेंटेन करना है, ठीक है। विच एंट्री फॉर डाउटफुल डेट इनकम स्टेटमेंट में आएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये निकालते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कितने से होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि 44,7 क्लोजिंग आपका डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का कितना बैलेंस है, वो लिखा हुआ 44,750, लेकिन उसमें से ये 12,500 निकालने हैं क्योंकि ये दिस इंक्लूडेड उसमें शामिल हुए हुए हैं ये, तो 44,750 में से 12,500 निकाल दें जो हमें नहीं मिल रहे हैं, ये 32,250 आ जाएगा। 44,750 माइनस 12,500, ये वो अमाउंट है जो हमें एक्चुअली मिलना है 32,250, ठीक है। अब इसका 5% जो है वो हमारा क्लोजिंग प्रोविजन होना चाहिए डाउटफुल डेट्स का, इंटू 0.05 कर दें इसको,
जनाबे वाला ये बन रहा है 1612.5, 1612.5। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग प्रोविजन होना चाहिए डाउटफुल डेट का, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, ओपनिंग प्रोविजन कितना था? 1580 का। सो 1580 और 1612 का डिफरेंस निकालें, 1612.5 माइनस 1580, ये जनाबे वाला आपका रहा 32.5। पहले आपको 1580 का था, अब आप कह रहे हैं नहीं इसको और बढ़ाएं, इंक्रीज करें, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है और 32.5 से हो रहा है, तो ये 32.5 का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा आपकी इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, और अगर टी अकाउंट से मैं जल्दी आपको समझाऊं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस आपके पास आया 1580, क्लोजिंग आया 1612.5, तो ये दोनों साइड पे आ जाएगा 1612.5, और यहाँ पे जो है ये आपका बैलेंसिंग फिगर 32.5 आ गया, और ये प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा, मतलब एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन से करना है, टी अकाउंट से करना है, जिससे भी करना है, इस तरह होगा ये सॉल्व। टी अकाउंट से आसानी होती है, टी अकाउंट से कर लेना। ठीक, विद स्टेटमेंट अबाउट प्रॉफिट लॉस डेबिट हो रहा है ना, प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा तो ये प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस डेबिट हो रहा है मतलब एक्सपेंस है। विद स्टेटमेंट अबाउट वैल्यूइंग इन्वेंट्री आर करेक्ट। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए क्या चीज़ें हैं? एक तो जनाबे वाला ये कि जो भी ख़र्चा आप कर रहे हैं उसको लाने के लिए वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कॉस्ट शुड ऑलवेज बी कंपेयर्ड विद एनआरवी, बिल्कुल, कॉस्ट को आप एनआरवी से कंपेयर करते हैं कि अगर कॉस्ट ज़्यादा है, एनआरवी कम है तो एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर कॉस्ट कम है तो एनआरवी से तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। कॉस्ट शुड ऑलवेज बी कंपेयर्ड विद रिप्लेसमेंट वैल्यू, नहीं ये ठीक नहीं है। तो ये इस तरह आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं कि जो कैरेज कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो आप पार्ट बनाते हैं उसका, और उसको एनआरवी से भी कंपेयर करते हैं। रिप्लेसमेंट वैल्यू का इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात जनाबे वाला, अ ट्रेडर कैलकुलेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 56,750। ठीक है, अच्छा 56,750 का उसने प्रॉफिट बनाया, तो ये लग रहा है कोई ए लेवल्स का बच्चा था। इसने गलती क्या की है, डिस्काउंट रिसीव्ड 580 के और डिस्काउंट अलाउड 665 के, ये उल्टे रिकॉर्ड कर दिए। जहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना था वहाँ डिस्काउंट अलाउड लिख दिए, और जहाँ डिस्काउंट अलाउड लिखना था वहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दिए। ठीक है, अब एक बात पहले तो ये देखते हैं कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है उससे आपकी इनकम पे क्या फ़र्क पड़ता है। सर, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड जो है ये आपके प्रॉफिट को कम करेगा। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखते हैं जनाबे वाला, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था, इनकम कितनी थी? इनकम थी 580 की, आपने कितने की लिख दी है? 665 की, ज़्यादा लिख दी है इनकम, तो जितनी ज़्यादा लिखी है उतने से प्रॉफिट को कम कर दें।
तो अब मैं बता रहा हूँ ना तरीका उसका। होना ये चाहिए, पहली बात तो ये कि हमें ये पता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड मेरी इनकम होती है तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो मेरा एक्सपेंस होता है, उससे प्रॉफिट कम होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो था कितना, 580। कितने से मुझे इनकम अपनी बढ़ानी चाहिए थी, 580 से। मैंने बढ़ा कितने से दिया, 665 से। ऐसा ही है। इसका मतलब है इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें 580 और 665 का, तो मैंने 85 से ज़्यादा अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ली है। जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा 85 रिकॉर्ड कर लिया। तो सही करने के लिए 85 कम कर दूंगा। ये बात समझ आई? कि डिस्काउंट अलाउड, सॉरी, मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा 580 था, 580 की इनकम होनी चाहिए थी। मैंने 580 की जगह 665 की रिकॉर्ड कर ली है। तो जो ज़्यादा गलत रिकॉर्ड कर लिए, जो डिफरेंस है, जो ज़्यादा एडिशनल रिकॉर्ड कर लिए जितनी करनी चाहिए थी उससे, उसको अब माइनस कर देता हूँ। बाकी तो सही रिकॉर्ड किया ना, 580 तक तो ठीक थी, उससे ज़्यादा जो रिकॉर्ड कर लिया वो मसला है। अच्छा, दूसरी बात ये कि डिस्काउंट अलाउड मुझे कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए था, 665 का। 665 का डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट कितनी है? हाँ, तो पहले ये देखते हैं ना है कितना, करना कितना चाहिए था। 665 मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड किए। अच्छा, अब बात ये है कि ये रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड किया, तो एक रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड किया तो दूसरा भी रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड किए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दोनों जगह पे रिकॉर्ड हुआ वह, सही है। अब वो जितने सा गलत रिकॉर्ड हुआ वह सिर्फ गलती को हटा दें, बाकी रिकॉर्ड हुआ रहने दें। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड जो मैंने एक्सपेंस किया था वो 665 का किया था। कितने का किया था? रिकॉर्ड मैंने कितना किया हुआ है, सिर्फ 580 का। तो 665 माइनस 580 मतलब 85। 85 से कम अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। तो 85 से एक्सपेंस अगर और रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट मजीद 85 से कम हो जाएगा। तो ये होगा 56750 माइनस 85 माइनस 85। हाँ, इसी वजह से मैंने आपको उसके वो पूरी वो वजह समझाई है ना। 56750, 56750। जी, 56,580। और अगेन माइनस साइन पे उसके ना जाएं, बस ये देखें होना क्या चाहिए था और गलती क्या की है, और उस गलती को ठीक करने के लिए अब क्या करेंगे। होना ये चाहिए था कि डिस्काउंट रिसीव्ड 580 से रिकॉर्ड होता। हमने डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो ज़्यादा से रिकॉर्ड कर लिए। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, इनकम। तो इस गलती की वजह से मेरा प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया है। तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया तो उस गलती को ठीक करने के लिए जितने से ओवर स्टेट हुए उतने से माइनस कर दूं। दूसरी गलती मैंने ये की है कि 665 से डिस्काउंट अलाउ रिकॉर्ड करना था, वो 665 की बजाय 580 से किया तो अंडर स्टेट किया है। एक्सपेंस अंडर स्टेट हुआ है। एक्सपेंस अंडर स्टेट हुआ तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया। प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए ये जितने से ओवर स्टेट हुआ उतने से कम कर देता हूँ। तो दोनों एरर्स का इफेक्ट ये निकल रहा है कि प्रॉफिट 85 और 85 से लेस होगा। ठीक है। अच्छा जी, विच आइटम, इसी वजह से मैं कहता हूँ चीज़ें समझ के करें। अगर याद करके जाएंगे ना वो फिर दूसरी तरह से सवाल पूछ लेगा और आप कहेंगे ये तो किया ही नहीं। तो हमेशा हर सवाल को समझ के किया करें कि इस सवाल में हो क्या रहा है और वो पूछ क्या रहा है। अच्छा जी, आपकी इनकम स्टेटमेंट में सोल ट्रेडर की कौन सा आइटम नहीं आएगा? डायरेक्टर्स फी नहीं आएगी सर। सोल ट्रेडर में डायरेक्टर्स फी कहाँ से आ गई? ये कंपनीज के अकाउंट्स में आती है जहाँ डायरेक्टर होते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं सोल ट्रेडर्स की इनकम स्टेटमेंट में।
अच्छा जी, अब आ गई है पार्टनरशिप, आपका फेवरेट टॉपिक। अच्छा, जनाबे वाला हो क्या रहा है, पहले एक्स और वाई थे, एक्स और वाई अपने प्रॉफिट्स शेयर कर रहे थे 2:1 के रेशो में। ठीक है सर, किस रेशो में शेयर कर रहे थे? 2:1 के एक को दो हिस्से मिलते थे, एक को एक हिस्से, टोटल 3 हिस्से करते थे, दो एक को मिल जाते थे, एक एक को मिल जाता था। अब जनाबे वाला उनकी आ रही है गुडविल। ठीक है जी, तो गुडविल कितनी आ रही है? गुडविल हम पार्टनर्स को इनिशियली जो देते हैं वो उनके पुराने रेशो में देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स, वाई और जेड। तो गुडविल जब इनकी बुक्स में हम डालेंगे तो जनाबे वाला एक्स को मिलेगा 90,000 इंटू 2/3 और वाई को मिलेगा 90,000 इंटू 1/3 और जेड को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो कितनी बन गई इनकी जनाबे वाला गुडविल? इनकी बन गई है 90,000, इसको मिलेगी 60,000 और वाई को मिलेगी 30,000, जेड को कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जो है उस बंदे को शामिल करने के बाद नया प्रॉफिट लॉस का जो रेशो आ रहा है जनाबे वाला, वो उन्होंने चेंज कर लिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या चेंज किया है? इन्होंने कहा है एक्स को 2 ही मिलेगा, वाई को 1 ही मिलेगा, इस बंदे को 2 मिलेगा। अच्छा, तो अब ये जो 90,000 है, ये जो 90,000 है, इसका 2/5, क्योंकि अब जो सम ऑफ रेशोज़ बन गया है वो 2/5 बन गया है। तो इनकी बुक से अगर निकालें तो ये जनाबे वाला इसको मिलेगा, इसका 2/5 निकलेगा। 90,000 इंटू 2/5 कितना आता है? 36,000। वाई का जो है इसका हाफ आ जाएगा 18,000 और जेड साहब का भी आ जाएगा 36,000। Z will pay the partners for his share of goodwill। 36,000 तो ऑप्शन ही नहीं है। 18,000। अच्छा, ZX को कितना पे करेगा? $90,000 का नहीं, 60,000 पे करेगा ना Z को। नहीं, एक सेकंड रुके रुके, मैं बताता हूँ। ये 60 इस तरह बनेगा, वो 24 इस तरह बनेगा कि इसका 60 माइनस 36 बनेगा। उसकी लॉजिक में एक सेकंड मुझे सोचने दें, वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा सर, बात इस तरह से है कि एक्स का शेयर गुडविल का कितना है? 60,000। ठीक है, और वाई का कितना है? 30,000। अब अगर जेड इनके बिजनेस में शामिल होता है तो जेड पार्ट ऑफ द बिजनेस बन गया, राइट? जेड पार्ट ऑफ द बिजनेस बन गया। जेड को कितना रेशो मिला है? 2/5। जेड को कितना रेशो मिला है? 2/5। तो इसका मतलब ये है कि इस गुडविल में 2/5 में जेड शामिल हो गया। इतनी गुडविल जो उन्होंने नया अपना रेशो निकाला है, इतनी गुडविल जो है जेड को दे दी है।
ठीक है। अच्छा, अब जनाबे वाला नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, ऊपर आने वाला ठीक था। ठीक है, नए इनके रेशियोज क्या बने हैं? नए रेशियोज इनके बने हैं, एक्स का बना है 2/5, वाई का बना है 1/5 और जेड का भी बना है 2/5। ठीक है जी। तो जेड पेमेंट कितनी करेगा जनाबे वाला? अगर इस 60,000 से इनकी गुडविल ऐड की थी और अब नए रेशो से इनकी गुडविल ख़त्म करें तो एक्स की बनेगी 36,000, इतने से कम होगी। वाई की कम होगी जनाबे वाला 18,000 से। ठीक है, और जेड की कम होगी 36,000 से। ठीक है, तो इसका मतलब हाँ, ऐसा ये होगा कि इन्होंने इनिशियली गुडविल जो है वो अपनी बुक्स में डाली और अब गुडविल जो है वो अपनी बुक्स से निकाल रहे हैं। ठीक है, वो गुडविल जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। हमने कल देखा था ना कि वो शेयर ऑफ गुडविल जो है वो नहीं रखना चाहते बुक्स में अपनी, या नहीं भी रखना हो। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि उन्होंने रखना भी है, जेड ने पे कितना करना है? एक्स का इनिशियली शेयर जो था वो था 60 और 36 से कम किया तो एक्स का शेयर बनता है 24,000 और जेड का शेयर बनता है -36,000 और वाई का बनता है 30 माइनस 18, ये कितना होगा आपका 12,000। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जेड 36,000 की पेमेंट करेगा और ये 36,000 की पेमेंट किस तरह करेगा? 24,000 की एक्स को करेगा और वाई को 12,000 की करेगा। कि मैं क्योंकि आपके बिजनेस में शामिल हो रहा हूँ, आप लोगों की पहले की गुडविल है, तो आपको 24,000 में दूंगा एक्स को और वाई को मैं 12,000 पे करूंगा। ये 36,000 मैं पे कर रहा हूँ अपना शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। अगला, डी ई एंड एफ आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:2:1। ठीक है, डी को एनुअल सैलरी भी मिलती है 10,000। डी कहता है जो प्रॉफिट मुझे मिलेंगे वो मिलेंगे, मैं काम भी कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ई को जो मिलेगा उसने पार्टनरशिप को एक लोन दिया हुआ है और पार्टनरशिप जो है 5,000 हर साल उस पर इंटरेस्ट देती है। अप्रोप्रिएशन करने से पहले, आपस में उनके डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो इनका प्रॉफिट आया था वो आया था 150,000। ठीक है, अच्छा, 150,000 में से जनाबे वाला 10,000 चली जाएगी डी की सैलरी, राइट। 5,000 चला जाएगा ई की इंटरेस्ट का लोन। 150 में से 15 निकाल दें, कितने रहते हैं? 135। अब ये 135 जो है 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और एफ का रेशो जो है वो 1/5 है, तो 135 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, 27,000। एक सेकंड रुके, दोबारा से जनाबे वाला हो ये रहा है कि ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:2:1 में। ठीक है, डी को सैलरी मिलती है 10,000 और ई साहब जो हैं उन्होंने लोन दिया हुआ उस पर वो चार्ज कर रहे हैं 5,000। प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन जो है वो 1.5 लाख है। ठीक है जी,
अब ये जो प्रॉफिट बिफोर इसमें वो आपसे जो चीज़ टेस्ट करना चाह रहे हैं ना कि आपको ये पता हो कि कौन से एक्सपेंस जो हैं वो प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन में आएंगे और कौन से एक्सपेंस जो हैं वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। ठीक है, जिस बंदे ने फर्म को लोन दिया हुआ है, जब उसके लोन का इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो फर्म की फाइनेंस कॉस्ट होगी। और ये जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन है 150,000, इसमें से ये वाली इंटरेस्ट कॉस्ट ऑलरेडी लेस हो चुकी है। ये ऐसे ही है कि आपने पार्टनरशिप को किसी ने लोन दिया है, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करा, तो पार्टनरशिप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किसी से लोन लेती, उसको इंटरेस्ट देती, ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। तो ये जो 150,000 है, इसमें से 5,000 लेस हुआ हुआ है, हम दोबारा लेस नहीं करेंगे। एक बात तो इसको मैं फिलहाल इग्नोर कर दूं। दूसरी बात, ये जो 10,000 हैं, ये क्योंकि बंदा पार्टनरशिप में काम कर रहा है, उसको मैं सैलरी दे रहा हूँ, ये मैं लेस करूंगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, इसको जब मैं लेस करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट कितना बचेगा? 150 माइनस 10 कितना बचा? 140। और 140 का 1 आउट ऑफ 5 जो है ये आपके एफ साहब को मिल जाएगा। मैंने कल भी बल्कि ख़ुद ही आपने मशवरा दिया था, लेकिन आपने उस मशवरे पे लगता है फिर अमल नहीं किया। आपने कहा था कि आप पार्टनरशिप वाले पोर्शन जो हैं वो अपनी बुक से पढ़ेंगे, नहीं किया ना अभी तक। तो आप क्यों अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं? चलें ठीक है। मुझे तो लगता है पाँव का भी भूले में आपके पाँव भी हैं। बहरहाल अगला सवाल है, सर एल एंड एम हैड बीन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी, आधे आधे प्रॉफिट लॉस होते थे, पी आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, पी भी हमारा भाई है तो पी के साथ भी इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है जी। तो पी जब आया है तो उन्होंने कहा है कि पार्टनरशिप जो है वो 48,000 की गुडविल रिकॉर्ड करेगी। तो वही बात, 48,000 की गुडविल रिकॉर्ड करेंगे जब, तो पहले पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो पुराने पार्टनर थे उनको मिलेगी। एल है और एम है, 48,000 और पी का भी नाम लिख लेते हैं। जब रिकॉर्ड करेंगे तो 48,000 की करेंगे, 48,000 की करेंगे तो दोनों को आधा आधा मिलेगा, क्योंकि आधे आधे प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। 24 इसको मिल जाएगी, 24 इसको मिल जाएगी। ठीक है, और जब अपनी बुक से ख़त्म करनी है तो जनाबे वाला उसके लिए क्या करेंगे? अगेन जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे ख़त्म कर देंगे। तो 48 डिवाइडेड बाय 3 कितना बनता है? 16। तो 16,000 से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले एल और एम का अकाउंट जो है वो 24,000 से क्रेडिट होगा, क्योंकि उनको गुडविल का शेयर हम दे रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट्स इंक्रीज होंगे। ठीक है जी। 24,000 वाला तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा, 48,000 था ना। ठीक है, डेबिट एल कैपिटल अकाउंट 16,000। अच्छा, इन्होंने नेट से की हुई एंट्री, तो नेट पे एंट्री क्या बनेगी जनाबे वाला? एल का बनेगा 8,000, इसका बनेगा 8,000 और पी का बनेगा नेगेटिव 16,000, राइट। तो एल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 8,000 से, एम के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 8,000 से और पी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 16,000 से। देखें, हमने करना ये है, ये गुडविल आने जाने का जो फ़ायदा होगा वो किस, इसकी अकाउंटिंग किस तरह से है। हम कह रहे हैं कि 24,000 से एल को गुडविल मिली और फिर जब ख़त्म करनी है तो 16,000 से ख़त्म कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एल को 8,000 का फ़ायदा हमने देना है।
इसी तरह M था, 24,000 से गुडविल आई, 16,000 से गई, तो M को भी 8,000 का फ़ायदा देना है। और ये इन दोनों को 8-8 हज़ार का फ़ायदा कैसे मिलेगा? ये P इनको देगा 16,000, ठीक है? तो इसमें हो ये रहा है कि L को क्योंकि फ़ायदा देना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। L को कहेंगे कि आपका कैपिटल फर्म में बढ़ गया है 8,000 से, ठीक है? M को कहेंगे कि आपका कैपिटल फर्म में बढ़ गया 8,000 से, ठीक है? P का कैपिटल था ही नहीं तो वो कैपिटल कम तो उसका कर नहीं सकते, उससे कहेंगे पैसे दे दो आप इतने, ठीक है? या इन शॉर्ट P के कैपिटल अकाउंट को हम 16,000 से डेबिट कर रहे हैं और L और M के अकाउंट को 8-8 हज़ार से क्रेडिट कर रहे हैं। समझ आ गई बात? अच्छा जी, विच आइटम्स डू नॉट अपीयर इन ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? डू नॉट अपीयर, सर प्रपोज्ड डिविडेंड भी नहीं आता और लोन का इंटरेस्ट भी नहीं आता। 2 एंड 3 डी, क्योंकि डिविडेंड प्रपोज आपके किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता, बस नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बता देते हैं कि इतना डिविडेंड प्रपोज किया हुआ है। और लोन टू इंटरेस्ट जो है ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में आता है, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ होता है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में आता है। तो ये दोनों आइटम्स, डिविडेंड पेड जो है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है। तो डू नॉट अपीयर हमने बताना है, दिस डज नॉट अपीयर एंड दिस डज नॉट अपीयर, 2 एंड 3 ओनली, डी आंसर होगा। समझ आइए। अगला सवाल, अच्छा 1 जनवरी कंपनी की इक्विटी थी 1 लाख, ऑर्डिनरी शेयर थे $1 वाले, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम 20,000 नए ऑर्डिनरी शेयर दे रहे हैं और वो सारे के सारे राइट्स जो हैं वो फुली सब्सक्राइब्ड थे। इन शॉर्ट वो सारे के सारे इन्होंने इशू कर दिए, ठीक है। तो मैं आपको डबल एंट्रीज भी बताता हूँ, वैसे पहले सवाल सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके लिए डबल एंट्रीज की ज़रूरत नहीं है। आखिर में इन्होंने पूछा हुआ है कि बैंक में कितने पैसे आपके ज़्यादा आए हैं, इस ये सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं तो कितने पैसे आए हैं? 20,000 इंटू 1.5, 1.25 इंटू 1.25, ये आपको राइट इशू के पैसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर जनाबे वाला बोनस शेयर्स जब आप इशू करते हैं तो आपके कोई वो पैसे नहीं आते अकाउंट में, वो हमने कल देखा था कि इक्विटी में प्रॉफिट से उठा के ये अमाउंट आप शेयर कैपिटल में ले जाते हैं। जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है या शेयर प्रीमियम होता है, वहाँ से अमाउंट उठा के आप ले जाते हैं शेयर कैपिटल में, और इसकी वजह से ना पैसे आपके बिज़नेस में आते हैं, ना पैसे आपके बिज़नेस से जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है इंटरिम डिविडेंड क्या किया है? 0.1 इशू किया है उन सब शेयर्स पे जो आज तक थे। तो इस डेट तक इनके पास शेयर्स कितने थे? अच्छा, ये साथ-साथ मैं लिखता भी जाऊँ, इसकी वजह में 20,000 इंटू 1.25, तो इसकी वजह से 25,000 का कैश जो है वो और आ जाएगा। इसकी वजह से 0 आएगा, और ये जब इंटरिम डिविडेंड देंगे तो अब तक आपके शेयर्स कितने थे? 1 लाख पहले थे, 20,000 और इशू किए, 5,000 और आ गए। तो ये आपके 1,25,000 शेयर्स हैं, और हर शेयर पे आप कितना डिविडेंड दे रहे हैं? 0.1। तो 1,25,000 का 0.1 होगा 12,500, और ये डिविडेंड आप दे रहे हैं तो ये आपके पास से पैसे जाएंगे। 25,000 आए और 12,500 गए, तो आपके पास नेट पे 12,500 आए हैं। दोबारा पूरा सवाल जी। आपके बिजनेस में 1 लाख शेयर्स थे, हर शेयर की वैल्यू जो है $1 थी। अब वो कह रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उन ट्रांजैक्शंस के बाद ये बताएं बाय हाउ मच डिड द बैंक अकाउंट इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस हैं तो इसकी वजह से आपके बैंक में नेट पे कितने पैसे आएंगे। तो हर ट्रांजैक्शन का निकाल लेते हैं कि उससे पैसे आएंगे या जाएंगे बिजनेस के पास से। सबसे पहले आपने राइट शेयर्स इशू किए। राइट इशू का क्या मतलब है कि जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे आप जाके कहें कि मैं नए शेयर्स इशू करने लगा हूँ, तो ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं आप, ठीक है।
तो आपने कहा कि हर शेयर की वैसे तो वैल्यू $1 है, लेकिन अब जो मैं शेयर्स दे रहा हूँ ये $1.25 के, $1.25 के दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये बताया राइट्स वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, ये सारे शेयर्स हैं ये बिक गए। ये शेयर्स बिके हैं तो इनके अगेंस्ट बिजनेस को पैसे मिले होंगे। कितने पैसे मिले होंगे? 20,000 शेयर्स थे इंटू 1.25, कैलकुलेट करें जल्दी से कितने पैसे बनते हैं। 25,000। तो ये पैसे बिजनेस के पास बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो गए। समझ आ गई ये बात? कोई इसमें कंफ्यूजन? अच्छा जी, फिर आते हैं 1 जून को। 1 जून को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम 500 ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं ये बोनस इशू कर रहे हैं। बोनस इशू क्या होता है कि आपने लोगों को डिविडेंड देना था, डिविडेंड देने के आपके पास पैसे नहीं है तो आप उनको कहते हैं कि यार ये शेयर्स और ले लो। आपके जो शेयर्स मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि 1 फॉर एवरी 2, अगर आपके पास 2 शेयर्स रखे हैं तो मैं आपको 1 और दे दूंगा। आपके पास 10 शेयर रखे हैं तो मैं 5 आपको और दे दूंगा। अगर आपके पास जितने भी शेयर्स रखे हैं ना, उनके आधे मैं आपको और दे दूँ, जो भी रेशो है, 1:2 होता है, 1:3 होता है, 1:5 होता है, 1:10 होता है, कि आपके पास इतने शेयर्स रखे हैं तो उसके अगेंस्ट मतलब उससे कैलकुलेट करते हुए आपको इतने शेयर्स मैं और दे दूंगा। बोनस शेयर्स जब आप इशू करते हैं तो ना आपके पास पैसे आते हैं ना आपके पास से पैसे जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर आपका शेयर कैपिटल कैसे बढ़ जाएगा? ठीक है, तो उसका आप क्या करते हैं, आप प्रॉफिट से पैसे निकाल लेते हैं। आपने लोगों को अगर डिविडेंड देना होता तो प्रॉफिट्स जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वहीं से निकाल के डिविडेंड देते हैं ना। तो अब आप कहते हो कि मैं बजाय इसके कि आपको डिविडेंड कैश में दूं, मैं ये प्रॉफिट से पैसे निकाल रहा हूं और आपके शेयर्स बढ़ा रहा हूं बिजनेस में, कैश मेरे पास नहीं रखा अभी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो बोनस इशू होती है, इस पे ना पैसे आते हैं ना पैसे जाते हैं बिजनेस के पास से। अभी क्योंकि हमने बैंक अकाउंट पे इफेक्ट निकालना है, तो इस वजह से बैंक अकाउंट पे इफेक्ट ये आएगा कि ना पैसे आएंगे ना जाएंगे, जीरो इफेक्ट आएगा। फिर उन्होंने कहा कि इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक होता है आपका फाइनल डिविडेंड, जब आपका साल खत्म हो जाए, आपके प्रॉफिट्स पूरे साल के कैलकुलेट हो जाएं, उस पर आप डिविडेंड दें। कई बिजनेसेस होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये जो साल के दौरान भी हम अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड देना चाहते हैं। ठीक है, तो जो साल के दौरान डिविडेंड देते हैं उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। सही। इंटरिम आर्जी उबूरी, जैसे एक गवर्नमेंट जाती है, जब इलेक्शन होने हैं, अगर आपको इलेक्शन का प्रोसीजर पता हो, असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं, वो इंटरिम गवर्नमेंट पहले अपॉइंट करती हैं कि जब अब ये असेंबली तो ख़त्म हो गई ना, अब अगले इलेक्शन जब अगली असेंबलियां आएंगी तब तक दरमियान में एक इंटरिम गवर्नमेंट होती है। आमतौर पर टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो लोग। ठीक है, या आप अब्बू से पूछेगा इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, जब इंटरिम का लफ्ज़ आपको समझ आ जाएगा तो इंटरिम वैसे यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि एक डिविडेंड दी है। डिविडेंड किसको दी है? अब सवाल ये है कि डिविडेंड जो दिया है वो किसको दिया है? ऑल शेयर्स इन इशू एट दैट डेट, आज तक जितने भी शेयर्स इशू हुए हुए हैं ना, उन सबको दिए। ठीक है, शेयर्स कितने इशू हुए हुए हैं? तो सबसे पहले शेयर्स हैं आपके पास ये 1 लाख, ये साल के शुरू में थे। फिर आपने 20,000 के और इशू कर दिए, कितने हो गए? 1,20,000। फिर आपने 5,000 के बोनस शेयर्स और दे दिए, कितने हो गए? 1,25,000। क्या 25? हाँ, आज की तारीख में जब मैंने ये इंटरिम डिविडेंड दिए, जिसके पास शेयर है हर किसी को दिए। ठीक है, तो कितने शेयर्स टोटल मार्केट में हैं? 1,25,000 शेयर्स हैं मार्केट में। तो ये 1,25,000 शेयर्स आ गए। कितना दिया हर शेयर पे? 0.1 दिया। ठीक है, तो ये जनाबे वाला आपका बनता है 10% या 12,500, और ये पैसे बिजनेस के पास से जाएंगे, माइनस होंगे क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं आप डिविडेंड की। तो आपके बैंक अकाउंट में $25,000 आए और $12,500 गए। तो इन शॉर्ट आपके अकाउंट में $12,500 का इंक्रीज आएगा। अब समझ आ गया?